हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने बुद्धिज़्म के बारे में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिए थे। सबसे पहले हमने देखा था कि क्या ऐसे रीजन्स थे जिसके कारण जैनिज्म और बुद्धिज़्म इमर्ज होकर आए। उसके बाद में हमने गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे, उनकी लाइफ के जो इवेंट्स हुए थे उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने गौतम बुद्ध ने जो फिलॉसफी दी थी, जो अर्ली फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज़्म है, वो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करा था। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो लेक्चर देख लीजिए, फिर आगे के लेक्चर्स देखिए, क्योंकि फिलॉसफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बुद्धिज़्म से रिलेटेड। उसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने गौतम बुद्ध की डेथ के बाद में जो सेक्ट्स इमर्ज होकर आए थे बुद्धिज़्म रिलीजन के अंदर, वो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करा था। अराउंड 18 इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं, उसके अलावा कुछ और सब सेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करा था, क्योंकि इसी बार एग्जाम में काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन आया था इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। अब जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे बोधिसत्व के बारे में। इसके अलावा जितनी भी सेक्रेड श्राइन प्लेसेस है, 8 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं बुद्धिज़्म रिलीजन के अंदर, वो उनको भी डिस्कस करेंगे। बोधिसत्व, बोधिसत्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। इस साल भी क्वेश्चन बना था इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड और काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन बना था। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि बोधिसत्व एक्चुअली होता क्या है। तो बोधिसत्व हम उस पर्सन को बोलते हैं जो एनलाइटनमेंट नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में कभी भी अचीव कर सकते हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न अभी तक उन्होंने एनलाइटनमेंट को अचीव नहीं किया है या बुद्धाहुड को अचीव नहीं किया है, उनको हम बोलते हैं बोधिसत्व। कई लोग समझते हैं कि बोधिसत्व गौतम बुद्ध के कोई अवतार है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इनको हम बोधिसत्व बोलते हैं जो कि बुद्धाहुड फ्यूचर में अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बुद्धाहुड का मतलब या बुद्धा का मतलब गौतम बुद्ध नहीं है। तब हमने 3 जैम्स पढ़े थे, तो हमने उसमें एक बौद्ध जैम पढ़ा था। तो यहाँ पे जो बौद्ध होता है उसका मतलब होता है एनलाइटनमेंट। बुद्धा वो फर्स्ट पर्सन थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट और बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग जिन्होंने निर्वाणा या एनलाइटनमेंट को अचीव किया था, इसलिए हम उस पर्सन को बुद्धा बोलते हैं जो एनलाइटनमेंट को अचीव कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे बुद्धा का मतलब ये है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बुद्धा मतलब के गौतम बुद्ध को रिप्रेजेंट कर रहा है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ना ही आप ये समझिएगा कि बोधिसत्व कोई अवतार हैं गौतम बुद्ध के। ओके, अब बुद्धिज़्म में बोधिसत्व इज अ पर्सन हु इज ऑन द पाथ टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट और बुद्धाहुड। यदि हम थेरावाद स्कूल की बात करें तो थेरावाद स्कूल ये बोलती है कि वो पर्सन को हम बोधिसत्व बोलते हैं जिनके लिए ये प्रोफेसी हुई है, कुछ प्रिडिक्शन हुआ है कि ये फ्यूचर के अंदर एनलाइटनमेंट को अचीव करेंगे, या इन्होंने इस तरीके का कोई रेजोल्यूशन लिया है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बोधिसत्व बोलते हैं। ऑल दो ये जो बोधिसत्व के जो रूप हैं उसमें थेरावाद बुद्धिज़्म इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता, ये मेनली महायान और वज्रयान बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं महायान और वज्रयान बुद्धिज़्म। ये कहते हैं उन पर्सन को बोधिसत्व जो निर्वाणा अचीव कर सकते हैं, वो बस उसको अचीव करने के ही करीब है बहुत ज़्यादा, बट उन्होंने जानबूझ के उस प्रोसेस को पोस्टपोन कर रखा है ताकि वो लोगों की मदद कर सकें और कंपैशन दिखा सके, जो लोग सफरिंग बींग्स हैं उनको उस सफरिंग से बाहर निकाल सके। इसलिए अभी तक उन्होंने निर्वाणा या एनलाइटनमेंट या बुद्धाहुड को अचीव नहीं किया है। ओके, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि बोधिसत्व बेसिकली होता क्या है। अब सबसे पहला जो हम बोधिसत्व देखेंगे वो है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर सबसे इम्पॉर्टेंट बोधिसत्व माना जाता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये वाला जो बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, इनमें थेरावाद बुद्धिज़्म वाले भी बिलीव करते हैं। ओके, यहाँ पर अवलोकित का संस्कृत मीनिंग क्या होता है, लुकिंग ऑन, ईश्वर, लॉर्ड। ओके, इनको हम बोल सकते हैं पॉसिबली मोस्ट यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड बोधिसत्व हैं ये। इनको सभी एक्सेप्ट करते हैं, सारे बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग इनको मानते हैं, चाहे वो कोई भी सेक्ट का हो। ये रिप्रेजेंट करते हैं
द एक्टिविटी ऑफ करुणा, इनको हम बोलते हैं बुद्धा ऑफ कंपैशन, जिनके अंदर बहुत करुणा है। ये हर किसी को बड़ी करुणा के साथ देखते हैं और हर किसी की मदद करना चाहते हैं। जो भी सफरिंग बींग्स हैं, जिनके भी जीवन में कोई दुख तकलीफ है, ये उसको दूर करना चाहते हैं। हम इनको पद्म पाणि भी बोलते हैं। हम इनको पद्म पाणि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके एक हाथ में इस तरीके से फ्लावर रहता है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये अजंता केव की पेंटिंग है। ये हम आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इनके एक हाथ में फ्लावर होता है और अवलोकितेश्वर पद्म पाणि से रिलेटेड ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चंस आ चुके हैं। अवलोकितेश्वर का यदि हम मतलब निकालें तो मतलब क्या होता है? द लॉर्ड हु लुक डाउन इन पिटी। ओके, इसके अलावा द वन हु हेयर्स द क्राइज ऑफ द वर्ल्ड, जो लोगों के दुख तकलीफ को समझ सके, उसका मतलब होता है अवलोकितेश्वर। ओके, आप समझ गए कि कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। जिनके हाथ में फ्लावर होता है वो होते हैं अवलोकितेश्वर या पद्म पाणि। अब हम देखते हैं कि जो अवलोकितेश्वर है, जो पद्म पाणि जिनके बारे में हमने पढ़ा, उन्होंने जानबूझ के अपना एनलाइटनमेंट, बुद्धाहुड या निर्वाणा को पोस्टपोन करके रखा है, ताकि जितने भी ह्यूमन बीइंग इस अर्थ पे हैं वो उनको लिबरेशन अचीव करने में हेल्प प्रोवाइड कर सके। मोक्ष, लिटरली रिलीज, जो ये साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ है उससे बाहर निकाल सके, लिबरेट कर सके, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, लोगों को दुख और तकलीफ से बाहर निकालना और ये जो प्रोसेस ऑफ डेथ और रीबर्थ है उसको ख़त्म करना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब आप ये जो फिगर देख रहे हैं, ये बेसिकली चाइना का है। चाइना में जो अवलोकितेश्वर है वो फीमेल फॉर्म में वर्शिप किए जाते हैं। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। इनका नाम है गुनियन। हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन इसको लेकर गलत हो। गुनियन कहते हैं इनको। इसका मतलब होता है हियर क्राइज, जो दूसरों के दुख और तकलीफ को समझ सके उनको हम बोलते हैं अवलोकितेश्वर। अब जो हम नेक्स्ट बोधिसत्व पढ़ेंगे वो है मंजूश्री। अवलोकितेश्वर, उसके बाद में मंजूश्री और उसके बाद में वज्रयान। ये तीनों जो बोधिसत्व हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट बोधिसत्व हैं। ये जो मंजूश्री जो बोधिसत्व हैं इनको हम बोलते हैं बोधिसत्व ऑफ विजडम। ये अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज इससे रिलेटेड है। ये इग्नोरेंस को दूर करते हैं। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ की उससे रिलेटेड है। मंजूश्री मोस्ट आइकॉनिक फिगर है महायान बुद्धिज़्म में। हमने पहले ही डिस्कस करा कि अवलोकितेश्वर ही एक ऐसे बोधिसत्व हैं जिनको सारे सेक्ट बुद्धिज़्म के एक्सेप्ट करते हैं। बाकी मैक्सिमम जो बोधिसत्व हैं वो मेनली महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड है और ये एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर है महायान बुद्धिज़्म में। जो संस्कृत नेम है मंजूश्री का वो है प्रज्ञ, जिसका मतलब होता है जेंटल, ग्लोरी। इसके बाद में वंडरस ऑस्पिशियसनेस भी बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं ही हु इज़ नोबल एंड जेंटल। ये काफ़ी जेंटल होते हैं, नोबल होते हैं। रिप्रेजेंट इंसाइट एंड अवेयरनेस। ये मेनली नॉलेज को, इंसाइट को, अवेयरनेस को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं इस पे ये लायन के ऊपर बैठे हुए हैं, इस तरीके का इनका फिगर है। आप याद रखिएगा, इनको दो तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, या तो लायन के ऊपर रिप्रेजेंट करा जाता है या तो ये ऐसे लोटस पे बैठे रहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें इनसे रिलेटेड है, याद रखिएगा। अब जो मंजूश्री हैं उनको मेनली हम डिपिक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूथ, रिप्रेजेंट प्योरिटी। इनका जो फेस है वो काफ़ी यंग एज का होता है, रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को। इनोसेंट फेस बनाया जाता है इनका काफ़ी ज़्यादा। इनके एक हाथ में होती है सॉर्ड, जो कि इग्नोरेंस को और डिस्क्रिमिनेशन, स्नेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करती है, अज्ञानता को ख़त्म करने का काम करती है ये सॉर्ड। ओके, तो इनके एक हाथ में होती है सॉर्ड और जो दूसरा हाथ होता है इसके अंदर एक फूल होता है जिसके अंदर एक बुक रखी होती है। ये जो बुक है इसी से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आया था। ये जो बुक है इसको बोलते हैं हम प्रज्ञ परमिता। इसके अंदर विजडम को अटेंड करना, एनलाइटनमेंट को अचीव करने के लिए कुछ परमितास दी हुई है। परमिता का मतलब होता है परफेक्शन, जिसके थ्रू आप एनलाइटनमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो इस बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितने डिटेल्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको डिटेल्ड पता होना चाहिए कि इनको किस तरीके से बनाया जाता है और इनके हाथ में क्या है क्या नहीं है और कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है।
ये लायन पे भी बैठे दिखते हैं, लोटस पे भी बैठे दिखते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है नोबेलिटी और फेयरलेसनेस को। अब जो नेक्स्ट फिगर है वो है वज्रपाणी। वज्रपाणी हम इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि इनके हाथ के अंदर वज्र होता है। वहाँ हमने देखा पद्मपाणी क्योंकि उनके हाथ में पद्म होता है, फ्लावर होता है। यहाँ पे वज्रपाणी क्योंकि इनके हाथ में वज्र है, होल्डर ऑफ द वज्र। आप देख रहे हैं इनके इस हाथ के अंदर वज्र है और ये जो हाथ है ये मेडिटेशन की मुद्रा में है। इनको बोला जाता है गार्जियन ऑफ शाक्य मुनि। ये गार्जियन होते हैं शाक्य मुनि के। ये रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ द माइंड को, जो ओवरकम कर सकता है ऑब्स्टेकल्स को, लाइक प्राइड, एंगर, हेट और जेलेसी को। ये जो रूप है वज्रपाणी, ये काफ़ी रौद्र रूप आप देखेंगे इसमें। जो रिप्रेजेंटेशन है वज्रपाणी का, उनका बहुत रौद्र रूप है, बहुत गुस्से वाला रूप है, जिसको हम बोलते हैं वार्थफुल बोधिसत्व। रिप्रेजेंटिंग द पावर ऑफ ऑल द बुद्धास, जिनने भी अभी तक एनलाइटनमेंट को अचीव किया है, उनके पावर्स को रिप्रेजेंट करता है ये पर्टिकुलर फिगर। इसलिए इनका जो रूप है वो बहुत रौद्र हमको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो वज्रपाणी हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पावर एस्पेक्ट ऑफ कंप्लीट एनलाइटनमेंट। जो एनलाइटनमेंट अचीव करने के बाद में जो आपके पावर हैं, उसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन माना जाता है इस फिगर को। ठीक है, इन्हें हम गुह्यापति भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए हु इज नोन एज गुह्यापति, तो वो वज्रपाणी है। गुह्यापति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ सीक्रेट, द कीपर ऑफ ऑल द तंत्र ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म। जो वज्रयान बुद्धिज्म है उसमें काफ़ी सारी तांत्रिक रिचुअल्स होते हैं, काफ़ी सारे तंत्र मंत्र से रिलेटेड है और इनको उसका होल्डर माना जाता है। ये लॉर्ड ऑफ सीक्रेट कहलाते हैं, जिनके पास सारे तंत्र मंत्र हैं वज्रयान बुद्धिज्म से रिलेटेड। यदि हम पर्टिकुलर इस फिगर की बात करें तो इनको हम प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन सर्पेंट डीटीज भी मानते हैं। याद रखिएगा, जो भी नाग से रिलेटेड देवी देवता होते हैं उनके भी प्रोटेक्टर होते हैं। शाक्य मुनि मतलब कि जो गौतम बौद्ध हैं उनके भी प्रोटेक्टर माने जाते हैं। ये इंद्र से एसोसिएट किए जाते हैं क्योंकि वज्र जो है वो भगवान इंद्र का अस्त्र माना जाता है, इसलिए उनको उनसे भी एसोसिएट किया जाता है। इंद्र गॉड ऑफ रेन और थंडरस्टॉर्म, वॉर माने जाते हैं। ये वाले जो रूप है ये सिंबलाइज करता है पावर ऑफ बुद्धाहुड और ऑल बुद्धास को। इसके अलावा ये वाला जो बोधिसत्व है वज्रपाणी, ये प्रोटेक्टर है बुद्धा के। इसके अलावा जो हमने पहले जो दो बोधिसत्व पढ़े वो भी प्रोटेक्टर माने जाते हैं बुद्धा के। मंजूश्री जो कि विजडम ऑफ द बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं। अवलोकितेश्वर जो कि कंपैशन ऑफ द बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में जो वज्रपाणी हैं इनको हम बोलते हैं रिमूवर ऑफ द ऑब्स्टेकल्स। ये जो प्राइड, एंगर, जेलसी, ये सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करते हैं जो आपको एनलाइटनमेंट अचीव करने के लिए लगती है। इसके अलावा ये एक्सेप्ट करते हैं प्रेयर फॉर हीलिंग एंड स्ट्रेंथ टू हैंडल डिफ़िकल्टीज। यदि हम इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये डार्क ब्लू कलर में होते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं कुछ राक्षस फॉर्म में, जो इंडियन मैथोलॉजी में हम राक्षस फिगर पढ़ते हैं, कुछ उस तरीके का रूप दिया हुआ है इनको। 3 लार्ज स्टेरिंग आइज है इनकी इस तरीके से। ओके, माउथ जो है एक ही है, उसके बियर्ड, कैनाइन टीथ हमको देखने मिलते हैं, ऑरेंज बियर्ड्स देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा जो आईब्रो और हेयर्स हैं वो फ्लोइंग अपवर्ड लाइक फ्लेम्स की तरह ये ऊपर जा रहे हैं इनके हेयर्स। तो इस तरीके का कुछ इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। एक हाथ में वज्र होता है और एक हाथ से ये जो मेडिटेशन की मुद्रा है वो इनके एक हाथ की बनी होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट बोधिसत्व है वो है क्षितिग्रहा। इनको हम बोलते हैं सेवियर ऑफ बीइंग इन हेल। इनका मतलब होता है वॉर्म ऑफ द अर्थ। वॉर्म ऑफ द अर्थ मतलब जब हम इंडियन मैथोलॉजी या कोई भी मैथोलॉजी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं हेवन, हेल और अर्थ। ठीक है, तो ये हेल में जो भी लोग हैं उनको हेल्प करना चाहते हैं, उनको वहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सेवियर ऑफ बीइंग इन हेल्थ एंड एज अ गाइड टू डिसीज चिल्ड्रन। जो लोग हेल में हैं उनकी मदद करना और जिन बच्चों की डेथ हो चुकी है उनके गाइड के रूप में ये रहते हैं।
आप ये फिगर देख रहे हैं, आपको इस फिगर से समझ में आ रहा होगा, इसमें काफ़ी सारे बच्चे बने हुए हैं। तो ये बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। इन्होंने ये वाउस लिया है कि जितने भी लोग हेल में हैं, जब तक ये उनको वहाँ से बाहर नहीं निकाल देंगे, जब तक ये एनलाइटनमेंट को अचीव नहीं करेंगे। इसके बाद इनसे रिलेटेड हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर होते हैं लिविंग चिल्ड्रंस के, एक्सपेक्टेंट मदर्स के, फायरमैन के और ट्रैवलर्स के। ट्रैवलर्स, फायरमैन, एक्सपेक्टेंट मदर, लिविंग चिल्ड्रन, इनके ये प्रोटेक्टर होते हैं। अभी तक हमने जो तीनों रूप पढ़े वो प्रोटेक्टर हैं। शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध के, बुद्धा के प्रोटेक्टर माने जाते हैं, और ये प्रोटेक्टर होते हैं लिविंग चिल्ड्रन, एक्सपेक्टेंट मदर, फायरमैन, ट्रैवलर्स के। यदि हम इनके डिपिक्शन की बात करें तो ये कोई रॉयल कपड़े पहने हुए या कोई रौद्र रूप में नहीं दिखते। ये एक नॉर्मल मॉन्क के रूप में दिखते हैं, जिनके सर के पीछे इस तरीके का कुछ हेलो बना होता है। एक हाथ में स्टैफ होता है जो इनको हेल का दरवाज़ा खोलने में हेल्प प्रोवाइड करता है, और एक हाथ में इनके होती है विश फुलफिलिंग ज्वेल्स, जो कि लाइट अप करती है द डार्कनेस को। तो ये दो चीज़ें इनके हाथ में होती है। इसके अलावा ये 6 रिंग्स पहने होते हैं जो इंडिकेट करते हैं 6 वर्ल्ड्स को। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें 6 वर्ल्ड के बारे में मेंशन है। जब गौतम बौद्ध या शाक्य मुनि का बर्थ हुआ और उन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव करा, उसके बाद में जो नेक्स्ट बुद्धा आएंगे, जो नेक्स्ट पर्सन आएंगे जो कि बुद्धाहुड को अचीव करेंगे, मैत्रेय, जो अभी हम बोधिसत्व के रूप में उनके बारे में पढ़ेंगे, तो उनके बीच में इन्होंने 6 वर्ल्ड के बारे में बताया है। तो उन 6 वर्ल्ड के प्रोटेक्टर के रूप में हम इनको देखते हैं, क्षिति ग्रह को। अब जो नेक्स्ट बोधिसत्व है वो है अमिताभ, जिसका मतलब होता है इनफाइनाइट लाइट। इनको हम अमितायुस के भी नाम से जानते हैं। महायान बुद्धिज़्म की यदि हम बात करें तो उसमें इनको ग्रेट सेवियर बुद्धा कहा जाता है। एक बौद्ध ट्रेडिशन में स्टोरी है जिसके अकॉर्डिंगली एक मॉन्क थे जिनका नाम था धर्मार्कर। उन्होंने कुछ वाउस लिए थे, जिसमें से जो उनका 18th वाउस था वो बेसिकली प्रॉमिस प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो लोग इनको फॉलो करते हैं या जो इनका बाद में भी नाम लेते हैं। तो ये बोलते हैं कि जब मैं बुद्धाहुड को अचीव कर लूँगा, उसके बाद में जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मैं ये मौका दूंगा कि वो मेरे पैराडाइज में उनका बर्थ हो, और वो जब तक वहाँ पे रहेंगे जब तक कि वो एनलाइटनमेंट या बुद्धाहुड को फ्यूचर में अचीव ना कर ले। इसके कारण हम इनको बुद्धा अमिताभ बोलते हैं, इनफाइनाइट लाइट जिसका मतलब होता है, और इनका जो पैराडाइज है उसको प्योर लैंड या सुखवती कहा जाता है। ओके, तो ये इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यदि हम इनके फिगर की बात करें तो ये नॉर्मल मेडिटेशन की मुद्रा में हमको नॉर्मल मॉन्क की तरह दिखते हैं। एज सच इनके हाथ में कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं है जिसको हमको याद रखना पड़े। अब जो नेक्स्ट फिगर है ये है मैत्रेय, जिनको कहा जाता है फ्यूचर बुद्धा। संस्कृत में मैत्रेय और मैत्रेय इनको पाली में बोलते हैं, जिसका मतलब होता है फ्यूचर बुद्धा। जो बौद्ध टेक्स्ट है, जो बौद्ध लिटरेचर है, उसकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उसके अकॉर्डिंगली ये फ्यूचर में आएंगे। ओके, मैत्रेय इज अ बोधिसत्व हु विल अपीयर ऑन द अर्थ इन द फ्यूचर, अचीव कंप्लीट एनलाइटनमेंट एंड टीच द प्योर धर्म। ये लोगों को प्योर धर्म क्या होता है वो सिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। यदि हम स्क्रिप्चर्स की बात करें, इससे रिलेटेड लिटरेचर्स की बात करें, तो जो मैत्रेय हैं ये मेनली सक्सेसर होंगे गौतम बुद्धा के। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम जो भी बोधिसत्व पढ़ रहे थे वो सक्सेसर नहीं है गौतम बुद्ध के। जो गौतम बुद्ध के सक्सेसर बनेंगे वो ये वाले बोधिसत्व होंगे, मैत्रेय जिनका नाम है। इनके बारे में ये प्रोफेसी है कि जब इनका जन्म होगा या जब ये इस धरती पे जन्म लेंगे उस समय लोग धर्म के बारे में हर चीज़ भूल चुके होंगे। अ टाइम इन द फ्यूचर व्हेन द धर्म विल हैव बीन फॉरगॉटन बाय मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड। उस समय ये अर्थ पर जन्म लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी बोधिसत्व थे, इंपॉर्टेंट 6 बोधिसत्व हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे बोधिसत्व हैं बट वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 6 बोधिसत्व हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करा। अब हम देखेंगे सेक्रेड श्राइन्स। 8 ऐसी प्लेसेस हैं बौद्ध रिलीजन में जिसको सेक्रेड श्राइन माना जाता है। मैक्सिमम प्लेसेस इंडिया में है, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है उसको छोड़कर,
ठीक है। जो 4 मेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहाँ पे गौतम बौद्ध की लाइफ से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है और वो गौतम बौद्ध ही अपने समय में बोल कर गए थे कि ये जो प्लेसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके, और ये पिलग्रिमेजेस यहाँ पर आ सकते हैं। द बुद्धा हिमसेल्फ स्पोक अबाउट द 4 मेन प्लेसेस वर्दी ऑफ पिलग्रिमेज फॉर हिज फॉलोअर्स, ओके। कौन सी प्लेसेस है? पहली है लुम्बिनी, हिज बर्थ प्लेस जो कि नेपाल में है। सेकेंड है बोध गया, वो प्लेस जहाँ पे इनने एनलाइटनमेंट को अचीव किया है। थर्ड प्लेस है सारनाथ, वाराणसी के पास है ये, यहाँ पे गौतम बौद्ध ने अपनी फर्स्ट टीचिंग दी थी। इसके बाद में कुशीनगर, कुशीनारा, जहाँ पे गौतम बौद्ध की डेथ हुई थी, महापरिनिर्वाणा उन्होंने अचीव करा था। ये चारों प्लेसेस के बारे में हम डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और यदि आपने मेरे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड तो पहले आप वो लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद में ये लेक्चर देखिए, तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी। इसके अलावा कुछ और 4 साइट्स हैं जो कि बाद में काफ़ी फेमस हुई और जो भी बुद्धा के फॉलोअर होते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन के फॉलोअर होते हैं, ये चारों प्लेसेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 8 प्लेसेस को मिला के हम बोलते हैं 8 बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस, ओके। तो पहली है शरावस्ती। शरावस्ती वो प्लेस है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करा है आफ्टर एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट अचीव करने के बाद में मैक्सिमम टाइम ये शरावस्ती में रहे हैं। ये यहाँ पर आपको ये शरावस्ती दिख रहा होगा और यहाँ पे इन्होंने अपने काफ़ी सारे मिरेकल्स वगैरह दिखाए हैं। इसके बाद में जो सेकंड प्लेस है वो है राजगीर, राजगृहा। इस प्लेस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तब बिंबिसार थे उस समय पे। गौतम बौद्ध सबसे पहले राजगृहा ही गए थे, ओके। और यहाँ पे बुद्धा ने टॉट किया है परफेक्शन ऑफ विजडम एंड सबड्यूस्ड एन एंग्री एलिफेंट थ्रू हिज कंपैशन। इसलिए ये जो राजगृहा प्लेस है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में संकासी, संकासी राजगृहा तो ये यहाँ पर है, मगध की कैपिटल थी ये संकासी, ये इधर दिल्ली के पास ही ऊपर वाले पार्ट में आती है। ये जो प्लेस है यहाँ पे बुद्धा ने अपनी माँ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है। इसके बाद में आती है वैशाली। वैशाली जो प्लेस है यहाँ पे इन्होंने ऑर्डेन किया था फर्स्ट फीमेल नन को और यहीं पे इन्होंने हनी एक्सेप्ट किया था फ्रॉम अ मंकी। तो ये 8 प्लेसेस गौतम बौद्ध की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और गौतम बौद्ध से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होती है। बुद्धिज़्म जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जैनिज़्म के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।